हम लोग अपना इकाई जल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिसमें हमने पिछले कक्षा में क्या बताया, जल की प्रदूषण, है ना, जल के प्रदूषण के मुख्य कारक क्या क्या है और जल प्रदूषकों के रोकथाम और नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि आखिर में हमने क्या देखा था कि जल प्रदूषणों की रोकथाम तथा नियंत्रण के बारे में हम बात कर रहे थे। अब जो है हम इसमें थोड़ी सी बातें, जो कुछ बातें जानने की, उसमें हम देखेंगे कि जो गंगा नदी का जो जल है ना, जो काफी पवित्र नदी है हमारा गंगा नदी, तो जो गंगा नदी का जल है वो अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है ना। गंगा के जल में जो है बैक्टीरिया, जीवाणु वे अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है गंगा जो काफी शुद्ध नदी है ना, जो शुद्ध पुण्य नदी है, शुद्ध नदी है। तो वहां पर ऐसा क्यों होता है कि शुद्ध रहता है, क्योंकि जो गंगा नदी के जो जल है उसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु वे अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें उसमें बैक्टीरियोफेस, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। नामक क्या होता है, अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। इसी कारण गंगा का जल जो है कई दिनों तक शुद्ध रहता है। और गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक बहुत सारी परियोजनाएं सब चलाई गई है ना। तो गंगा कार्य परियोजना, ठीक है, गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत क्या है, शहरों व औद्योगिक अपशिष्ट को सीवेज ट्रीटमेंट, हमने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताया ना अभी, तो उसके द्वारा जो होता है शोधित करके ही गंगा नदी में भेजा जाता है। और वातावरण को स्वच्छ रखने से हमारा हमारा भी क्या होता है, हमारा भी योगदान हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा उपयोग यानी उपाय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें, हमें जो बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति, प्लास्टिक को कहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, खुले नल नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वातावरण शुद्ध होगा। ठीक है। और जो है मद निर्माणशाला से जो निर्मगित पदार्थ है, जैसे कि जैविक पदार्थ युक्त ठोस वर्ज्य को बायोगैस संयंत्र में पहुंचाकर उनसे ऊर्जा उत्पादन करना चाहिए। यानी जो जो वेस्ट सब है उन्हें क्या है, कहाँ पर पहुंचाकर, बायोगैस में, है ना, जिससे कि क्या है, सभी को अच्छी क्या मिलती है, पेड़ पौधों सभी को हम लोग अच्छे अच्छे से क्या दे सकते हैं, उन्हें उन्हें अच्छे से पैदावार की बढ़त कर सकते, तो हम लोग बायोगैसों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसका उत्पादन करना चाहिए। और समुद्र व अन्य जल स्रोत में तेल रिसाव की परत को चूषक तकनीक व लकड़ी के बुरादों का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। और नाली वही जल, पोखर, झील आदि जल स्रोत में क्या नहीं डालना चाहिए, वहां से जो भी गंदगी है उन सबको साफ करना चाहिए। पॉलिथीन, जो शैवाल, जल कुंभी को निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है जल संरक्षण के जब बारे में बात करते हैं, जल संरक्षण, तो वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि क्या होता है, बाढ़ आ जाते हैं कई बार, है ना। और सुना होगा कि नदियों के जल का जो जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शहरों में, नदियों में, गांवों में आदि क्या हो जाता है, पानी फैल जाता है, जीव जंतु, मकान आदि क्या हो जाता है, ढह जाता है ना। हम जीव को बहुत नष्ट पहुंचता है, जनजीवन की क्षति होती है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, मई जून जो महीने होते हैं वहां पर जो होता है, क्या होता है, हमें वर्षा का अभाव होता है। तो जो मई जून महीनों में सब क्या होता है, कई बार बाढ़ आ जाता है और कई बार क्या हो जाता है, जो पानी है, पानी में
अभाव आ जाता है, सूखा पड़ जाता है ना, जल सूख जाता है, कुएं सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, पशु पक्षी जल की तलाश में भटक भटक कर क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। और कुछ स्थानों पर जल के अभाव के कारण धरती फट जाती है ना, फसलें क्या हो जाता है, सूख जाती है। तो हम लोग कितना जल व्यर्थ बहाते हैं। तो इसका जो है मंजन करते समय आपने क्या किया होगा, ब्रश को धोने के लिए नल की टोली खोली, मंजन शुरू किया, जल क्या हुआ, निरंतर बहता जा रहा है। जब आप ब्रश करते हो क्या होता है, जल बहता रहता है और आप पाइप को एक बार हाथ से ऑफ तक नहीं करते हो। तो अनजाने में हम लोग कितना जल बर्बाद करते हैं। आगे से आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे, ठीक है। जब भी आप मंजन कर रहे हो या कोई भी काम, नहा रहे हो, तो उतना ही पानी लोगे जितना आपको जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, लगातार जल के उपयोग से भूजल स्तर यानी जो भूमि की जो जल स्तर है कम हो जाएगा, ठीक है। भूमि की जो जल स्तर है कम हो जाएगा, जिसके कारण भविष्य में हमें किसका सामना करना पड़ेगा, जल संकट का, ठीक है। जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या करना है, वर्तमान में ही हमें जल की बचत और जल संरक्षण करना अति आवश्यक है, ठीक है। और प्रति वर्ष जो 22 मार्च यानी 22 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। किसके रूप में बनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो जल का संग्रहण हम कैसे करें, तो आपको पता है जब वर्षा ऋतु होती है तो क्या होता है, बहुत जल होता है ना, पानी जो है हर तरफ से क्या होता है, बहता है। तो हम लोग जो है वर्षा में किस तरह से जो जल का हम लोग क्या करें, संग्रहण करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो छतें जो है जल के, जो हमारे जो छत है वहां पर क्या करना चाहिए, छतों के किनारों से लगातार बहते हुए पानी है ना, आपको पता ना पूरी तरह से फोर्स में यहाँ सबसे पानी ऐसे गिरता है वर्षा के समय पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इस वर्षा के जल को एकत्रित करके, ये देख रहे हो ना, उसको कुएं में, तालाब में, बावड़ी आदि में भर सकते हैं हम लोग। तो गर्मी के ऋतु में जब जल का हम लोग उसी जल का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और जल को व्यर्थ हम लोग नहीं बहा सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि घर के छतों के चारों और कोनों पर, ये देख रहे हो ना, ऐसे छत के चारों और कोनों पर क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के मोटे पाइप लगाना चाहिए। और जिसको देखिए, ये पाइप कहाँ को आ रहा है, सीधे जमीन में, यहाँ पर एक टैंकी है और इस टैंकी से शुद्धिकृत करते हुए कुएं में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना चाहिए, जमीन पर खाली स्थान, पड़े हुए स्थान पर एक तालाब यानी कोई गड्ढा या टैंक बना दीजिए, और पाइपों द्वारा जो है छत के नीचे से उतरे हुए जल को किसमें भर दीजिए, इस गड्ढे में भर दीजिए, ठीक है। और 3 माह की वर्षा में कितना जल एकत्रित होगा, इसका आप अनुमान करके कितना जल आ रहा है, ठीक है। और इस जल का उपयोग जो है घर में बर्तन साफ करने, शौचालय की सफाई करने, बागवानी यानी गार्डन सब में पानी देने, फर्श धोने, पशुओं को नहलाने आदि में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या है, नदियों पर बांध बनाकर जल जो है संग्रहण करके क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, कृषि हेतु कार्य में कर सकते हैं, सिंचाई, शुद्धिकरण यानी शुद्ध करने योग्य है ना, पानी पीने योग्य सभी में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है रिवर ग्रिड बनाकर, तो ये देखा, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, रिवर ग्रिड बनाकर एक नदी का पानी दूसरे नदी में बेच सकते हो। और जब गर्मियों का मौसम होता है, जब हमें जरूरत होती है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इस पाठ में अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि पृथ्वी का जो भाग है उसका जो 3/4 भाग जो है जल है, ठीक है। जिसमें से हमने क्या देखा, 97% जो है समुद्र जल है, 2% जो है ग्लेशियर वह ध्रुव बर्फ है, 1% ही भूमिगत जल पाया जाता है। और फिर हमने क्या देखा, जल जो है एक तत्व नहीं, क्या है, जल क्या है, यौगिक है ना, जल तत्व नहीं क्या है, यौगिक है। और जल ठंडा होकर जब बर्फ बनता है तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से
कम होता है, जिससे जल से बर्फ बनने में आयतन बढ़ जाता है, और ये क्या है, जल की विशिष्ट गुण है। फिर क्या देखा, सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फिर क्या देखा कि ताप और विलायक की मात्रा, है ना, ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ की विलयता पर प्रभाव पड़ता है। फिर हमने देखा समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में घुले होने के कारण होती है। वह स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट लवण के घुले होने के कारण होता है। तो आप उन सबको लिख कर भी आओगे। और ऐसे पदार्थ जो वातावरण में मिलने के लिए जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं, है ना। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक, यानी प्रदूषण कहलाता है वो। और सीवेज शोधन संयंत्र के प्राथमिक उपचार जैव उपचार, जो है क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय आवेशन और तलछटीकरण, बालू छनक आदि के द्वारा कर सकते हैं। फिर जल संरक्षण के लिए हमने क्या देखा, वर्षा जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, जो हमने छतों के ऊपर सब किया। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, उन सबको क्या करोगे, आप अच्छे से याद कर आओगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम सिर्फ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, बाकी आप क्या करोगे, पढ़कर स्वयं कर आओगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, जल की कठोरता का क्या कारण है, स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। तो हमने क्या कारण बताया, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे, कौन कौन से लवण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद इसको आप लिखोगे कि किस किस कारण से ये होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका, जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका, सोडियम कार्बोनेट, इसके सूत्र आप लिख लोगे, कि एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जल में डालकर उबाल लेंगे। जल में उपस्थित घुले हुए लवण जो है, जल में उपस्थित घुले हुए लवण जो है, इसके सूत्र या फिर आप नाम भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, जो जल में जो घुले हुए जो लवण है, उन सब से क्या हो जाएगा, उन सब से जो है, इन सब से आदि सोडियम कार्बोनेट के क्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, अविलय, है ना, यानी जो है जल में उपस्थित घुले हुए लवण जो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आदि जो है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलय लवण बनाते हैं, अविलय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, हम लोग छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, उसको आप लिख लोगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। आपको पता है ना, हमने बताया था आपको, तो क्या है इसका उत्तर, जब जाड़े के दिनों में
जाड़े के दिनों में क्या हो जाता है, जो ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तो नदियों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। ठीक है, बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो क्या होता है, बर्फ की आयतन अधिक व घनत्व कम होने की वजह से क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है, पानी की सतह पर। अब जो है, बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, तो बर्फ क्या करती है, कवच के रूप में ढकती है, जिससे कि वो पानी की जो बाहरी ठंडक है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। ठीक है, हमने आपको बताया था किस तरह से रक्षा करती है। तालाब, झील या नदी की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है ना। हमने अब डायग्राम भी बताया था आपको, जो 19.2 में जो डायग्राम है उसको भी आप बना भी सकते हो इसके साथ। ठीक है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों में क्या होता है, नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, इस उत्तर को आप समझकर लिख लोगे। अब प्रश्न 6 देखिए, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए कि क्या क्या है जल संरक्षण से होने वाले लाभ। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ लिखोगे, यानी जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। ठीक है, जल संरक्षण के दूरगामी लाभ है, यानी बहुत सारे लाभ है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जब बारिश के मौसम में जल का उपयोग कर, जब जल को हम संरक्षण करें, तो हम जब बचे हुए जब हमारे पास पानी नहीं होता है, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस उत्तर को भी आप लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने का उपाय का वर्णन कीजिए। तो जो आपको आखिर में बताया था, जो डायग्राम 19.7 है ना, 19.7 में सीवेज शोधन संयंत्र, उसके द्वारा आप कर सकते हो। तो देखिए, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करना, शुद्ध करने के उपाय क्या क्या है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। किससे किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा। सबसे पहले जल मल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं, तत्पश्चात उसके तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद होजों यानी कक्षों से, ठीक है, गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार। और जल के सभी और जल में अभी भी क्या होते हैं, रोगाणु, अन्य सूक्ष्म जीव एवं जैविक वर्ज्य पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान होती है। फिर क्या करते हैं, अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिश्राव को उच्च स्तरीय अवयवी बहाव आवरण में भेजा जाता है। ये क्या है, ये एक प्रतिक्रम यानी रिएक्टर है। ठीक है, इसमें भेजा जाता है। फिर क्या होता है, इसमें
अवयवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन यानी CH4 बाहर निकलती है, जिसको क्या करते हैं, सार्थक उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है कितना यानी 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं और यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में बेच दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, वायु मिश्रण टैंकों में बेच दिया जाता है और जीवाणु जैवद्य का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार यानी द्वितीयक उपचार कहलाता है। तो आप ऐसे कीजिए कि एक एक करके टर्म स्टेप बाय स्टेप लिखिए, तभी आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना क्या होता है, आवश्यक है। तो इसीलिए रोगाणुशान के एक अंतिम चरण है। ठीक है, एक अंतिम चरण जो है इसमें क्या करते हैं, यानी तृतीय उपचार प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थ व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है, पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशेषण, तलछटीकरण, भालुजनक है ना, बालू को जो छानते हैं, छनक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती है। और इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट को शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्न उत्तरों को आप अच्छे से पढ़कर सही से लिखोगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।